Hello, everyone. We have our next guest, Dr. Jyotsna, and she is a parenting coach. Welcome, Jyotsna. And today we are going to talk more about parenting, women psychology, and so many more so that we can learn from the horse mouth what the challenges or what the journey has been so far. Thank you so much for having me here. And I would love to talk about parenting because ये मेरा फोटे तो है ही, बट आई थिंक पेरेंटिंग एक ऐसा टॉपिक है कि अगर उस पे बात करनी स्टार्ट कर दी जाए तो पूरा दिन बीत जाता है और ये डिस्कशन खत्म ही नहीं हो पाता है कि हु इज राइट हु इज रॉन्ग। तो हमारे बच्चे गलत हैं कि हम गलत हैं, पेरेंट गलत हैं। कई बार लोग पेरेंटिंग कोच का मतलब ये समझ लेते हैं कि बच्चों के लिए कोच है, बट पेरेंटिंग कोच तो पेरेंट के लिए होते हैं। दैट मीन्स कि बच्चों को कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को कोचिंग की जरूरत है। तो ये मेरा बहुत मेरे हार्ट से कनेक्टेड टॉपिक है। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस स्पेस टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। वाह वाह। सो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पेरेंटिंग को पेरेंटिंग कोच में पेरेंट्स को चेंज होने की जरूरत है than the kids, because even I feel that कि kids reflect from their surroundings, from the parents, कैसा environment है, कैसा सब कुछ है, right? So जानते हैं आपसे कि exactly how you entered into this parenting coaching, और आप वुमेन साइकोलॉजी पे जो आप बात कर रहे थे, पहले हम लोग बात कर रहे थे कि यू वांट टू स्पीक मोर ऑन पेरेंटिंग एंड वुमेन साइकोलॉजी। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड आपने ये कैसे चूज किया, मतलब हाउ यू चूज दिस। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। एक्चुअली आई एम एन आर्ट थेरेपिस्ट एंड आई फील वेरी प्राउड टू से कि आई एम आर्ट थेरेपिस्ट। और मेरा यही काम बहुत अच्छा मुझे लगता भी है। रात के 3 बजे भी उठा के आप मुझे बोलो कि ये ड्राइंग कैसी बनानी है या यहाँ पे कौन से कलर यूज करने चाहिए, या मैं बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ, मुझे अभी क्या करना चाहिए, तो मैं वहां पे कौन सी थेरेपी अप्लाई करूंगी, मैं रात के 3 बजे भी आराम से कर सकती हूँ ये। तो वही मेरी लाइफ में ऑल ऑफ सडन कोविड जैसे सबके लाइफ में लेके आया कुछ ना कुछ चेंजेस, तो मेरी लाइफ में भी चेंजेस आए। और उस समय मैंने जॉब वगैरह सब छोड़ करके अपनी आर्ट थेरेपी क्लासेस स्टार्ट करी। और क्लासेस बहुत अच्छी चल पड़ी, कोविड का टाइम भी था और सबको जरूरत भी थी उसकी। तो फिर मुझे लगा कि अब कोविड रहे या जाए फर्क नहीं पड़ता, मुझे यही कंटिन्यू करना है और मुझे अपनी लाइफ ऐसे ही जीनी है। तो सब ठीक चल रहा था। स्पेशली मैं मदर्स के साथ काम कर रही थी आर्ट थेरेपी के साथ। तो उनके बहुत सारे पास्ट ट्रॉमा होते हैं विमेंस के साथ जो वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाती हैं। बट व्हेन दे कम इनटू द आर्ट और कलर्स के साथ और कभी मंडाला बना के या कभी डूडलिंग करके, तो हम ना थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं कि हमने कुछ निकाल दिया, कुछ स्ट्रेस बाहर आ गया। तो उसके थ्रू भी, और जब वो बनाती हैं और मैं उनके ड्राइंग को लेकर के डिस्कस करती हूँ उनके बारे में, तो फिर पता चलता है कि कुछ ना कुछ उनके पास्ट का है ऐसा जो उनको परेशान कर रहा है। और इस तरीके से काम होता है आर्ट थेरेपी में। तो ऐसा ही चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था सबको, क्लासेस भी अच्छी चल रही थी। फिर देन उनकी तरफ से डिमांड आना स्टार्ट हुआ, मॉम्स की तरफ से, कि हमारा तो सब ठीक चल रहा है, हमें बहुत अच्छा अच्छा भी लग रहा है, क्लासेस भी बहुत पसंद आती है। सो डू यू हैव समथिंग फॉर आवर किड्स ऑल्सो, बिकॉज कोविड का टाइम था और बच्चे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो चुके थे। तो वहां से मैंने धीरे धीरे क्लासेस बच्चों के लिए भी स्टार्ट की, समर वेकेशन कैंप और स्पेशली समर वेकेशन कैंप और विंटर वेकेशन कैंप करके। तो बच्चों को भी क्लासेस बहुत अच्छी लगने लगी और सब ठीक जा रहा था, अच्छा चल रहा था। तो मैंने दोनों की क्लासेस स्टार्ट कर दी, मॉम्स एंड किड्स ऐसे लेकर के साथ में। तो ऑनलाइन क्लासेस थी, मेरे पास कोई रिकॉर्डेड फॉर्म में या कुछ ऐसा कोई मेरे पास नहीं था। ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती थी, ट्वाइस अ वीक ट्राइस अ वीक ऐसे करके। तो क्लासेस करते करते फिर मदर्स की क्वेरी आने लग गई कि ये तो ठीक है चल रहा है, लेकिन अब बच्चा मेरा खाता नहीं है, तो टाइम से सोता नहीं है, तो बहुत ज्यादा स्क्रीन देखता है या बहुत बहस करता है, या ऐसी वाली प्रॉब्लम्स धीरे धीरे। तो ये वाले क्वेश्चंस जब आने लगे मुझे, तो फिर वहां पे मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी फील होने लगी कि इनका सॉल्यूशन मैं कैसे दूं। बिकॉज अगर आपको सही में कोई रास्ता नहीं पता है, तो कभी भी किसी भी पैसेंजर को नहीं बताना चाहिए, पता नहीं वो कहाँ भटक के कहाँ चला जाए। तो इसलिए मुझे लगा कि जब तक मुझे एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं पता है, मुझे नहीं लगता कि इनको बताना चाहिए। तो फिर मैंने वहां से सोचा, थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया कि मैं कैसे सॉल्व करूँ प्रॉब्लम्स को इनके।
तो धीरे धीरे फिर रियलाइज हुआ कि कुछ और ऐड ऑन करना पड़ेगा, कुछ और ऐड ऑन करने के लिए मुझे भी कुछ और सीखना पड़ेगा, फिर मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ। तो मैंने हम्म। वहां से अपनी पेरेंटिंग कोचिंग जर्नी स्टार्ट की, मैंने कोचिंग लेना स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारे टॉप मोस्ट कोचेज से लर्निंग ली। देन आई थॉट कि अब मैं रेडी हूँ उनको अब उनके आंसर्स देने के लिए। तो देन आई जंप एब्सोल्युटली। इनटू पेरेंटिंग कोचिंग। तो अब मेरा स्पेशली पेरेंटिंग कोचिंग के साथ साथ आर्ट थेरेपी को मैं एज अ टूल यूज करती हूँ मदर्स के लिए। एंड एज अ दिस सेशन आई गिव, आई वांट टू हेल्प मदर्स लाइक दिस। वाह। तो बहुत अच्छी जर्नी आपने बताई और बहुत चैलेंजेस भी बताए कि दे आर फेसिंग अ चैलेंज कॉल्ड कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, या बच्चा तंग करता है, टैंट्रम्स थ्रो करता है। और ये मुझे लगता है कि आजकल सबके साथ है। हम भी जब कभी हॉलीडेज पे जाते हैं तो देखते हैं कि ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है, जिसमें लोग बच्चों को स्क्रीन दे देते हैं और बोलते हैं कि ओके चलो अब इसको देखो। दे डोंट वांट टू इंडल्ज इन देयर लाइफ, और दे डोंट वांट टू इंडल्ज इन देम एंड अंडरस्टैंड बच्चा क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं। वो कनेक्शन मिसिंग है। आपको क्या लगता है कि इसके अलावा भी कोई चैलेंजेस हैं आपने जो अभी तक देखे या आपने एक्सपीरियंस किए? नेहा बिल्कुल सही बताया आपने। एक्चुअली बच्चा जो भी टैंट्रम थ्रो करता है या जो कुछ भी वो करता है, अपना एंगर निकाल रहा है या अपना फ्रस्ट्रेशन पेरेंट्स के ऊपर निकाल रहा है या घर के अंदर निकाल रहा है, तो वो उसका तरीका है अपने अंदर के इमोशंस को निकालने का, जो कि हमें पसंद नहीं आता है, क्योंकि हम उस इमोशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो हमें लगता है अगर हम उसके इमोशंस को सुनने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा समझने में कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो हम उसके इमोशंस के ऊपर जाते ही नहीं है, बल्कि हम सिर्फ उसके रिएक्शंस को देख लेते हैं और रिएक्शन के ऊपर हम अपना रिएक्शन दे देते हैं। अब लेट्स सपोज बच्चा अगर गुस्सा कर रहा है किसी बात को लेके, बहुत ज्यादा एंग्री है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो एंगर आया क्यों, किस वजह से आया। तो अब हमारे पास उस एंगर को समझने के लिए हमें बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा, उसके फीलिंग के साथ साथ हमें मैच करना होगा, अपने फीलिंग को हमें उस लेवल पे जाना पड़ेगा पहले। तो अब पेरेंट्स के पास ना तो इतना टाइम है ना तो इतना पेशेंस है। बच्चा अगर चिल्ला रहा है तो जनरली मदर का वॉल्यूम उससे भी डबल हो जाता है और वो और ज्यादा चीखने चिल्लाने लगती हैं। तो जब आप लेट्स सपोज अगर क्या होता है ऐसे में, जैसे बच्चा जब भी गुस्सा करता है तो उसका लॉजिकल ब्रेन तो वैसे ही शट डाउन हो जाता है, उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है अभी इस टाइम पे। तो वो सिर्फ एंगर अपना निकाल रहा है। अब मदर भी वहां पे गुस्सा कर रही है, उनका भी लॉजिकल ब्रेन उन्होंने बंद कर दिया। तो अब दोनों ही दरवाजे बंद हो गए। बच्चा जब एंगर में है तो वो हेल्प के लिए कहाँ जाएगा, अपनी मदर के पास जा रहा है। एंगर निकाल रहा है यानी वो आपके पास जा रहा है हेल्प करने, कि मैं कुछ फील कर रहा हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, आप उसको सॉल्व करो। तो आप उसको सॉल्व करने के बजाय, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ ज्यादा इजी हो जाएगा, और आपके घर में उनको बैठाने के लिए चेयर्स नहीं है। तो अब क्या करोगे, आप किसी अपनी बेस्ट फ्रेंड से बोलोगे कि यार मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, या अच्छा सा कोई टी सेट की बात कर लेते हैं, टी सेट नहीं है आपके पास और आप उनको चाय सर्व करने के लिए सोच रहे हो कैसे करूं। तो आप अपनी फ्रेंड को कॉल कर देते हो कि मुझे ना एक टी सेट एक अच्छा सा दे दे, मुझे कल फ्रेंड आ रहे हैं। अब वो भी आपको बोल दे कि नहीं मेरे पास तो नहीं है यार, तो कैसा होगा। फिर आपको और प्रॉब्लम, अब मैं कहाँ जाऊं, एक तो यही बेस्ट फ्रेंड थी, इससे मैं मांग सकती थी, अब ये भी नहीं दे रही है, अब किसके पास जाऊं। लेकिन अगर वो वहीं पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, वो दे देती है, तो कितना रिलैक्स फील होता है, ओके थैंक गॉड हो गया मेरा अरेंजमेंट, अब कोई टेंशन नहीं है। तो उसी तरीके से बच्चा एंगर में है, वो आपसे हेल्प चाह रहा है, तो आप उसकी हेल्प कर दोगे, वो वहीं रिलैक्स हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हम उसकी हेल्प करने के बजाय उसको और ज्यादा परेशान कर देते हैं अपने एंगर के थ्रू। हम भी वो डोर क्लोज कर लेते हैं कि अब कोई सॉल्यूशन नहीं है, तुम भी चिल्लाओ मैं भी चिल्लाती हूँ, हम साथ में मिलके चिल्लाते हैं। तो ये हम्म। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, जब भी बच्चे का एंगर हो, टैंट्रम हो, तो उस टैंट्रम को, उस एंगर को नहीं देखना है, बल्कि उसके अंदर की वो फीलिंग को समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा शो क्यों कर रहा है। इनफैक्ट गॉड ने तो उसको बहुत अच्छा टूल दिया है कि वो अपने गुस्से को निकाल सके, और वो गुस्से को निकाल के, इमोशंस को निकाल के रिलैक्स होना चाहता है। हमें उसके इनफैक्ट इमोशंस को उसको निकालने का स्पेस देना चाहिए, बल्कि उसके साथ बैठ के उसे हग करके उसको रिलैक्स फील कराना चाहिए कि जितना भी एंगर है आप निकाल लो, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे बैठी हूँ,
मैं आपकी सारी बात सुन लूंगी, पहले जितना आपको निकालना है निकाल लो। तो जब आप इस तरह का स्पेस देंगे तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम से बच्चे को जरूरत ही ना पड़े ऐसा करने की। वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसको पता है कि जब तक मैं इस लेवल पे नहीं जाऊंगा मेरे पेरेंट्स मेरी बात ही नहीं सुनेंगे, वो ऐसे ही हम्म। टाल देंगे। तो इसलिए उसे उस लेवल पे जाना पड़ता है। तो क्यों ना हम पहले ही इसको सॉर्ट कर ले। जैसे ही आपको लगे कि वो कुछ कुछ हो रहा है, उसके अंदर कुछ फीलिंग आ रही है, तो हमें वहीं पे उसको सॉर्ट कर देना चाहिए, उस लेवल तक जाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट मैं खुद एक माँ हूँ, तो मैं ये समझती हूँ और मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि जितना हम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसको हग करते हैं, उससे कनेक्शन बनाते हैं, अपने रूटीन सेट करते हैं, तो बच्चा अपने आप रूटीन में आने लगता है, क्योंकि अगेन वो देख रहा है। एंड द मोमेंट हम अपने आप को काम नहीं करते, बैठते नहीं, पेशेंस जीरो, तो बच्चा भी सेम रेप्लिकेट करता है, कि बच्चा तो एकदम आपकी परछाई है। तो आप जब टूल्स की बात करते हो तो ऐसे केस में आप मदर्स को क्या टूल बताते हो? लाइक यू टोल्ड कि बैठ जाओ साथ में और बच्चे को बोलो, ओके टेल मी, बताओ, गुस्सा निकालो, लेवल 10 तक का गुस्सा निकालो, ओके, दैट्स वन थिंग। आई थिंक आप कहना चाह रहे हो कि टेक अ पॉज एंड, यस। like this is one. What other things will you suggest for the mother or for the kid apart from taking a pause? सबसे पहले तो मदर के पास भी एक बहुत स्ट्रांग टूल है कि हर एक मदर को पता होता है उसका बच्चा कैसा है, उसका हम्म। नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। अगर दो बच्चे हैं तो डेफिनेटली दोनों बच्चे अलग अलग नेचर के होंगे। तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि मेरा कौन सा बच्चा कैसा है, कौन कितना, किसके पास कितना पेशेंस लेवल कितना है, कौन कितना जल्दी गुस्से में आ सकता है, कौन कितनी देर से आता है गुस्से में, किसको किस बात से गुस्सा आता है। मतलब हर एक पेरेंट को ये पता होता है कि मेरे बच्चे के अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आपने इस चीज को समझ लिया, अगेन इसको समझने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जब Right. तक आपने टाइम नहीं दिया, वो कनेक्शन नहीं बनाया है आपको, जैसे मुझे अपने बच्चे के बारे में, दोनों के बारे में पता है, उनका इन एंड आउट, कि कहाँ कब कौन ब्लास्ट होने वाला है और किस वजह से ब्लास्ट होने वाला है। तो हम हम्म। कोशिश करते हैं कि वो सिचुएशन आए ही ना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, इसके लिए आपको बच्चों की ना 8 डिफरेंट क्वालिटीज होती है, उसको हम्म। इंटेलिजेंस बोलते हैं, 8 डिफरेंट इंटेलिजेंस। तो वो अगर इंटेलिजेंस आपको पता है कि आपके बच्चे के अंदर कौन सा इंटेलिजेंस हाई लेवल का है। कुछ हम्म। बच्चे होते हैं वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में उनका हाई होता है, कुछ का इंटरपर्सनल हाई होता है। तो जिनका इंट्रापर्सनल हाई होता है उनके सामने अगर आप किसी की भी तारीफ करेंगे उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो टीम में रहना चाहते हैं, वो ग्रुप में अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है रहना। जो इंटरपर्सनल है वो अकेले रहना चाहता है, उसको अपनी तारीफ बहुत पसंद है। अगर कोई भी बात हुई है तो वहां पे अगर आप टीम के, उसके टीम को कुछ मिला है, विन किया है, उसकी तारीफ करेंगे, उसको मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसकी तारीफ करेंगे कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, तो उसे बहुत सुनने में अच्छा लगेगा। तो अगर मुझे पता है कि मेरा ये बच्चा इंटरपर्सनल है और उसके सामने मैं उस तरीके की बात करूंगी, तो डेफिनेटली उसका टेम्परामेंट हाई होगा। तो ये सारी चीजें अगर आप समझते हैं, सबसे पहले आपको समझनी पड़ेंगी। अब 8 डिफरेंट टाइप्स की चीजें इंटेलिजेंस हैं क्या, और आपके बच्चे के अंदर कौन सा इंटेलिजेंस हाई है, अगर आप ये समझ लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप बिहेवियर स्टार्ट करेंगे करना, Correct. तो ये प्रॉब्लम सबसे पहले तो आएगी ही नहीं। हम्म। दूसरी बात, ये एक हम रूल है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि बच्चा जब भी कुछ भी टैंट्रम थ्रो करता है या एंगर दिखाता है अपना, तो वो अटेंशन गेन करना चाहता है, तभी वो ऐसा करता है। तो वो अटेंशन किस लिए चाह रहा है, अगर आपको ये पता है तो फिर आप उस चीज को वहां तक पहुंचने ही ना दे। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं और बच्चे के अंदर एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं कि जब भी मुझे कोई काम कराना होगा तो मुझे इस लेवल पे जाना होगा, फिर मम्मा मान जाएगी। क्योंकि हार्ट डेफिनेटली यही होता है, लास्ट लास्ट तक जाते हैं हम, और लास्ट में हम बात मान ही लेते हैं, कर ही लेते हैं। तो अगर आपको करना ही है तो आप स्टार्टिंग में ही कर दो। जैसे बच्चे को हम मॉल लेके जाते हैं, और हमें भी पता है कि वो मॉल में जाएगा, कुछ ना कुछ चीजों के लिए जिद करेगा और हम उसको दिलाएंगे, हमें भी पता है कि हम दिलाएंगे। लेकिन हम उसे लास्ट में, एकदम लास्ट में, जब पूरी राम कहानी हो जाएगी, फिर हम उससे वो चीज दिलाएंगे। तो जब आपने पता है कि आपको दिलानी ही है, तो फिर आप स्टार्टिंग में ही दिला दो।
और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं दिला पाऊंगी, ऐसी कोई भी चीज वो डिमांड कर रहा है, तो आप चाहे वो कितना भी रोए, कुछ भी करे, आप मत दिलाओ, ताकि नेक्स्ट टाइम से उसे ये बात पता होगी कि मुझे ऐसा करने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, मुझे नहीं मिलेगा। क्योंकि बच्चे ना ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कैच करते हैं। हमें लगता है कि वो बात इग्नोर हो गई, लेकिन इग्नोर नहीं होती है, उसे नेक्स्ट टाइम फिर से वो बात याद होती है कि मैं मॉल में आया हूँ, फिर मैं वही ड्रामे करूंगा और फिर मुझे वो चीज मिलने वाली है। तो आप घर से ही ये सेट करके उसे लेके जाओ कि हम मॉल जा रहे हैं, हम इस काम से जा रहे हैं, हमें पता है पहले हमें इस शॉप में जाना है, हमें ये खरीदना है, उसके बाद हम आपके लिए जाएंगे वहां लेंगे, और हम इतने ही बजट का लेंगे, वो भी आप क्लियर कर दो कि मेरा बजट इतना ही है, इस बार मैं आपके लिए इतने का ही सामान लूंगी। तो आप कोई भी टॉय सेलेक्ट करोगे उतने का ही सिलेक्ट करना। तो बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो हर एक चीज समझते हैं। इस जस्ट कि हमने, बोलते हैं ना कि कॉन्टेक्ट सेटिंग, वो हम कॉन्टेक्ट सेटिंग ही नहीं करते हैं। हम बिना प्लानिंग के हर चीज चलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हर एक चीज के पीछे रीजन यही है, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर मॉल जाने से पहले अगर आपने आधे घंटे बैठ करके ये कॉन्टेक्ट सेटिंग कर लिया बच्चे के साथ, तो कभी भी बच्चा मॉल जाके परेशान नहीं करेगा। उसे पता है पहले यहाँ जाना है, पहले ये शॉपिंग होनी है, उसके बाद वहां जाएंगे, उसके बाद मेरी चीजें ली जाएंगी। बहुत पावरफुल तो है एक्चुअली। हर एक यस। चीज के लिए पेरेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कैसे और क्या करना है। वो स्टेप बाय स्टेप चलना अगर सीख ले तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। वेरी गुड एक्चुअली। मैं इसको दूसरे एंगल से देखती हूँ, मुझे नहीं पता। लाइक अगर मैं अपने बच्चे को मॉल लेके जाती हूँ कुछ दिलाने, तो हमेशा मैं उसको बोलती हूँ यू नीड टू अर्न दिस। लाइक आपको, मान लो कि आपने 100% अपना पढ़ाई पे दिया, तो तब मैं एनालाइज करूंगी, फिर ये चीज आएगी। सो देन मैं इसको बोलती हूँ अर्न द राइट। सो यू नीड टू अर्न दिस। उसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। सो इज इट राइट? इज दिस अप्रोच एग्जैक्टली, राइट? दिस इज राइट। बट ये डिपेंड करता है आपके बच्चे का एज ग्रुप क्या है। अगर आप अच्छा। प्री टीन और टीन के साथ ऐसी बातें करेंगे कि यू नीड टू गेट दिस मार्क इन दिस टेस्ट, और यू नीड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, और जो भी उसका काम यस। होगा ऐसा कुछ जो वो करना नहीं चाह रहा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने, मेरे दोनों बच्चे एक प्री टीन में है, एक टीन में है, तो मैंने उनके लिए एक रूटीन सेट कर रखा है कि जिस दिन आपकी का ट्यूशन होगा या क्लासेस होंगी ऑनलाइन, तो उस दिन तो आप क्लासेस कर रहे हो, जिस दिन नहीं है उस दिन आपको खुद ब खुद उस टाइम पे अपने आप बैठना है पढ़ने के लिए। वो 1 घंटा आपको टाइम निकालना है। ये नहीं कि आज ट्यूशन नहीं है, आज क्लासेस नहीं है, तो आप पढ़ाई नहीं करोगे। तो अगर आप ये फॉलो करते हो बिना मेरे पुश किए, बिना मेरे बोले, आप वो रूटीन फॉलो कर रहे हो पूरे मंथ, तो एंड ऑफ द मंथ आपको एक गिफ्ट मिलेगा। और गिफ्ट का बजट भी मैंने बनाया हुआ है, इतना ही है, इतने में ही आपको कोई गिफ्ट चूज करना है। तो उस तरीके से एक तो आप सीन ऐसा बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। लेकिन आपका बच्चा बहुत छोटा है, लेट्स सपोज 4-5 साल का है, तो अभी उसके साथ हम ऐसी बातें करेंगे तो वो शायद नहीं समझ पाए। तो आप उनके साथ ये कंडीशन रख सकते हो कि अगर कोई बच्चा बहुत, जैसे किसी को बाइट करता है, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा हाथ चलाते हैं दूसरे के साथ, या फाइटिंग करते हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पसंद है, आप उनकी आदत छुड़वाना चाहते हो, तो उनके साथ आप ये कंडीशन रख सकते हो कि अगर आप पूरे मंथ ऐसा नहीं करोगे या पूरे वीक ऐसा नहीं करोगे, तो हम आपको ये टॉय दिलाएंगे या ये गिफ्ट दिलाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, ऐसे हम कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट थैंक यू। यहाँ पे भी हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चे की डिमांड होती है तो हमें उसका 30% कम पूरा कर देना है अभी के अभी। जैसे ही उसने कुछ भी मांगा तो उसे हमें 30% पूरा कर देना है। इनफैक्ट 33% पूरा कर देना है। 33% को हमें टाल देना है कि हम नेक्स्ट वीक करेंगे या नेक्स्ट मंथ करेंगे, ऐसा करके। ओके। डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि डिमांड कैसी है, छोटी बड़ी। और हम्म। लास्ट का जो 33% है उसको नो करना है, ये अभी नहीं हो सकता, ये हम नहीं करेंगे। तो जब आप इस तरह से 33% का डिवाइड वाला रूल फॉलो करोगे, तो एक तो आपने बच्चे को ये दिला दिया जो 33%, उसमें उसको पता हो गया कि मेरे मम्मी पापा मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मैंने मांगा मुझे मिल गया। लेकिन अब हम्म। हर समय हर चीज मांगेंगे और मिल भी जाएगी, वो भी आदत नहीं डालनी है। तो 33% रोक के रखना है कि इस काम के बाद मिलेगा, नेक्स्ट वीक मिलेगा, नेक्स्ट मंथ मिलेगा, ताकि वो पेशेंस भी उनके अंदर आए, और प्लस उनको ये पता हो कि ये रिवॉर्ड है मेरा, ये करेंगे तो ही ये मिलेगा। और वो 33% ना भी सुनने की उनकी आदत होनी चाहिए। लाइफ में उनको हर एक चीज नहीं मिलने वाली है, तो वो ना सुनने की आदत अभी से हो जाए कि नहीं ये नहीं हो सकता, इतना ही हो सकता है।
तो 33 वाला रूल अगर अपनाएंगे तो बच्चों की एक अच्छी हैबिट क्रिएट कर सकते हैं हम। Wow. This 33% rule is actually a bourbon for me and for so many mothers who are watching this. So, थैंक यू। ज्योत्सना, एक चीज और, लाइक मैं क्या देखती हूँ कि पेरेंटिंग लास्ट 10-20 सालों में बहुत चेंज हो गई। पहले तो कोई पेरेंटिंग कोच नीडेड नहीं था। पेरेंटिंग हो रही थी, बच्चे पल रहे थे, और इतने टैंट्रम्स ही नहीं थे, स्क्रीन भी नहीं थी, और स्क्रीन तो तब थी ही नहीं। मुझे याद है, मैं अपने बचपन में टीवी भी रेयरली देखती थी, क्योंकि हमारे पास जो टीवी होता था वो पूरी फैमिली के पास एक टीवी होता था, और उसको देखने के लिए भी हमें बहुत अर्न करना पड़ता था। या, एक्चुअली एक्चुअली। तो हाउ डू यू थिंक ये इवॉल्व कैसे हुआ पेरेंटिंग पहले से, और अगर हम कंपैरिजन करें आज के टाइम को? वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये हर किसी के दिमाग में ये चलता है, हर एक पेरेंट्स, और हर बार ये पेरेंट्स एग्जाम्पल देते हैं कि हमने तो नहीं किया था, हमें तो नहीं चाहिए था, हमें तो नहीं मिला था। तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि जो आज से हम 10-20 साल पहले जो चीजें हम खा रहे थे या जो चीजें हम पहन रहे थे, वो क्या आज भी हम यूज कर पा रहे हैं? खाने का ही आइटम अगर सिंपल वे में देख लें तो खाने के ही वो सारे आइटम चेंज हो चुके हैं जो हमारे बचपन में मिलते थे, हमारे बच्चों को नहीं मिलते हैं। जो चीज हम पहनते थे, जैसा हमें क्लोथ उस समय या जैसा हमें फैब्रिक मिलता था, वैसा अब नहीं मिल रहा है। अब चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। तो जब ये छोटी छोटी चीजें चेंज हो गई हैं तो पेरेंटिंग तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो डेफिनेटली चेंज होगा। प्लस उसके पीछे का रीजन यही है कि हमारे टाइम का जो हमारा बचपन था वो बिल्कुल अलग था। हम जो अपने बच्चों को वो बचपन दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग दे रहे हैं। हमारे टाइम पे क्या था कि ये हमेशा डिसाइडेड था कि एक ही पेरेंट वर्किंग होगा, तो मदर घर पे रहती ही रहती थी। तो मदर पेरेंटिंग कर रही है, जरूरत नहीं पड़ती थी बाहर से किसी की हेल्प लेने की। अब मदर भी घर पे नहीं है, मोस्टली मदर भी बाहर है, दोनों पेरेंट बाहर हैं। तो जब प्रॉब्लम शुरू होती है तब उन्हें लगता है कि अब कैसे फेस करें, तो उनको पेरेंटिंग कोच की हेल्प लेनी पड़ती है। हम्म। इनडायरेक्टली पहले भी ऐसा होता था, पहले जो जनरली जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, तो तब भी ऐसा होता था कि बच्चों को अपने पापा की चीजें पसंद नहीं आती थी, उनकी एडवाइस अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन उस टाइम पे जॉइंट फैमिली थी, तो कोई चाचू होंगे या मामू होंगे घर पे, तो बच्चा अपने पापा से नहीं लेकिन अपने चाचू से या अपने बड़े पापा से मिक्स मिक्स होता था। तो उनसे वो एडवाइस मिल जाती थी। या लड़की थी तो भले वो अपनी मम्मी की बात ना सुने तो अपनी चाची की या मामी की या ताई की, ऐसी किसी की बात सुन लेती थी। तो घर करेक्ट। में ही उनको पेरेंटिंग कोचिंग मिल जाती थी, या दादी हैं दादा हैं ऐसे दादी। करके। लेकिन बिल्कुल। अब तो दो ही जने हैं, एक मम्मी है एक पापा है, वो भी दोनों घर पे नहीं है। तो अब बच्चे को जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो फेस कर रहा है, तो वो किसके पास जाएगा? इधर दे गो टू द मेड, जो दीदियां संभाल रही हैं, या वो डे केयर में पूरे टाइम पल रहे हैं तो डे केयर में जाते हैं। तो वहां पे तो हर जगह वही सेम माहौल है, तो उनके प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। तो जब लेट्स सपोज हमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आज हम किसी चीज को लेके फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, हमें पसंद नहीं आ रहा है, या हमारा जॉब का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, हमारा काम अच्छा नहीं है अब चल रहा है, या बॉस अच्छे नहीं है, तो हम कितना इरिटेटेड होते हैं। और वो सारा इरिटेशन हम घर पे आके बच्चे। अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड और वाइफ आपस में झगड़ते हैं, निकाल लेते हैं वो फ्रस्ट्रेशन, या कई बार उसकी वजह से आपस का रिलेशन खराब करते हैं। हाँ। तो अब जब बच्चों के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, उनके क्लास में क्या चल रहा है, उनके फ्रेंड्स के साथ क्या चल रहा है, ऐसा नहीं है कि उनको फील नहीं होती, उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें लगता है उनका एक पेंसिल गुम हो गया तो क्या हो गया, पेंसिल ही तो था। लेकिन उनके लिए वही उतना बड़ा टॉपिक होता है जो हमारे लिए हमारे प्रमोशन का टॉपिक हो सकता है। तो अब हम्म। वो कहाँ निकालें, वो किसके साथ डिस्कस करें? पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे तो पेरेंट्स ऑलरेडी पहले से ही झगड़ रहे हैं अपनी चीजों को लेके, तो उनको पता है कि ये तो सॉल्यूशन यहाँ मिलने वाला है नहीं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे ब्लॉकेज होते 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 बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और तब पेरेंट को रियलाइज होता है कि मेरे से तो संभलेगा ही नहीं, तो उनको पेरेंटिंग कोच की नीड जरूरत हेल्प। पड़ती है। यस, लेकिन यस। पहले के टाइम पे बात इतनी बढ़ती ही नहीं थी, घर के अंदर ही सुलझा ली जाती थी क्योंकि जॉइंट फैमिली होता था। आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी मेरी सारी नर्चरिंग मेरी दादी के थ्रू हुई, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मदर वर्किंग थी। तो पर मैं रियलाइज करती हूँ कि मेरी दादी ने जो मेरे अंदर वैल्यूज इनकलकेट करी, वो आज भी आई ब्रिंग द सेम। बट जिसके पे मदर डेफिनेटली। वर्किंग नहीं थी, तो मदर ने टेक केयर मदर। किया, और वो सब। डेफिनेटली। तो और जैसे आपने बोला कि मॉडर्न पेरेंटिंग में जब प्रमोशन नहीं मिलती, या जब
वर्क प्लेस पे जो हमारी फ्रस्ट्रेशन होती है या बॉस अच्छा नहीं है, तो वो हम घर लेके आते हैं और अपने हम्म। हस्बैंड, स्पाउस या फिर अब कई बार अपने बच्चे पर भी निकालते हैं। तो बच्चों पे विच आई हैव सबसे ज्यादा ऑलरेडी निकलते हैं। हर्ड अ लॉट कि बच्चों पर हम्म। बहुत निकालते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन, फिर चांटा लगा देते हैं बच्चे को, फिर उसके बाद दैट फ्रस्ट्रेशन कम्स इन, तो चांटा लगा दिया और उसके बाद रोते हैं खुद, लाइक गिल्ट होता गिल्ट है में। कि हम्म। ओ माय गॉड मैंने क्यों मारा, उस टाइम पे गुस्सा आया मार दिया। सो हाउ, हम्म। लाइक ये गिल्ट को कैसे कम करना है, या फिर आप इस पे क्या अपने विचार बताएंगे? देखो, सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि आपका बच्चा आपके फ्रस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आपको भगवान ने बच्चा दिया है तो आपको बहुत ही ग्रेटफुल होना पड़ेगा, वो बच्चा आपकी लाइफ में क्यों आया है। हमारे हम्म। पास चाहे कितने भी पैसे हो जाएं, कितने भी पैसे हो जाएं, क्या हम अपना वो बचपन वापस से लेके आ सकते हैं, खरीद सकते हैं वो बचपन जो हमने जिया है? बिल्कुल नहीं। नहीं। तो वो बचपन हम वापस से कैसे जीते हैं? वो अपने बच्चों के साथ जीते हैं। दादा दादी अपना बचपन या अपने बच्चों का बचपन वापस से जीते हैं। हम जैसे अभी अपने बच्चों को पाल रहे हैं तो हमने बहुत सारी चीजें मिस कर दी होंगी, लेकिन जब हम्म। हम अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर को, अपने ग्रैंड चाइल्ड को जब पालेंगे, तो हम वो सारी चीजें धीरे धीरे वापस से मेमोरीज को क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो जो चीजें मिस हुई हैं हम उनके थ्रू। इसलिए लोग बोलते हैं ना, दादा दादी से ज्यादा बच्चे अटैच्ड होते हैं, क्योंकि हम्म। पेरेंट कई बार अपने बच्चों को ठीक से नहीं पाल पाते, लेकिन उस टाइम पे उनके पास टाइम होता है तो अपने पोते पोतियों को बहुत अच्छे से वो ध्यान देते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम मिस कर जाते हैं। तो जब हम पेरेंट्स को ये ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि जब आप अपने बच्चे को पाल रहे हैं तो वो आपके लाइफ में इसीलिए आया है कि आप अपनी वो पुरानी जिंदगी वापस से जी सके, उसके साथ वो खुशी वापस से जी सके जो आप कहीं भूल गए हैं। तो जब आपके पास ये आया है इस रीजन से, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं कि अब मेरे पास एक टूल है, अब मेरे पास एक साधन है जहां पे मैं अपना गुस्सा निकाल सकता हूँ, निकाल सकती हैं। पापा घर में घुसते ही सिर्फ इसलिए हैं कि जितना भी ऑफिस का है टेंशन वो बच्चे के ऊपर निकाल दो, उसके ऊपर डांट दो। घर में घुसते के साथ पापा का क्वेश्चन सबसे पहले कैसा होगा, क्या हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, दिन भर बस यही चल रहा है। ये नहीं पूछेंगे पापा कि दिन भर आपने खूब पढ़ाई की होगी, आई नो, तभी आप लोग इंजॉय कर रहे हो। क्वेश्चन सिर्फ बदलने की देर है। अगर आपने अपने सेंटेंस को ही चेंज कर लिया, अब आप आते आते बोल रहे हो कि मुझे पता है दिन भर यही चलता रहता है, तुम लोगों का टीवी खुला रहता है। आपको कैसे पता? आपने देखा ही नहीं उसने कितनी पढ़ाई की, ट्यूशन गया नहीं गया, क्लासेस किए नहीं किए। तो क्वेश्चन को चेंज करके देखो। अब आपने अगर ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं हर दिन, तो बच्चा क्या सोचेगा, पापा आते ही क्यों हैं, बाहर ही रहे ज्यादा अच्छा है। मम्मा आते के हम्म। साथ बस मम्मा का, मम्मा आती है तो मम्मा को ये टेंशन नहीं है उसने पढ़ाई की कि नहीं की, लेकिन मम्मा उस गिल्ट के साथ घर में घुसती है कि मैं 6 घंटे से 8 घंटे से बाहर थी, मैंने बच्चे को टाइम नहीं दिया। तो जब आप उस गिल्ट के साथ घुस रहे हैं तो आप पहले से ही गिल्ट में है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंगर है, अंदर आपके एंगर है उस गिल्ट को लेके कि मैं कैसे ठीक करूं। तो जब आप चाहे कितना भी प्यार जताना चाहें बच्चे को, वो बच्चा फील करता है आपके गिल्ट को, आपके निगेटिव एनर्जी को। हम बच्चे के सामने जाके बैठेंगे, अगर हम सैड रहेंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे लिखना नहीं होगा कि आई एम सैड। बच्चा हमेशा आपको पूछेगा, मम्मा क्या हुआ, आप सैड दिख रहे हो। क्योंकि वो आपकी एनर्जी को फील करता है, वो कनेक्टेड होता है आपसे, बच्चे का कनेक्शन आपके हार्ट से होता है। तो जब वो बिना बताए समझ सकता है कि आप सैड हो, तो वो ये भी समझ सकता है कि आप गिल्ट में हो, आप गिल्ट के साथ उसके पास आ रहे हो। तो चाहे आप उसके लिए कितने बड़े से बड़े टॉय लेके आओगे, गिल्ट के साथ आओगे तो वो वही एनर्जी पास ऑन करोगे। और जब हम वही एनर्जी पास ऑन करेंगे तो चाहे हम कितनी भी कुछ भी चीजें कर ले उनके लिए, हम उनको वो मोमेंट नहीं दे पाएंगे, वो मेमोरीज नहीं दे पाएंगे जिसके लिए बच्चा हमारे पास बार बार आना चाहता है। लेट सपोज जैसे अभी अभी आपकी मम्मा का कॉल आएगा, आप भाग के जाओगे क्योंकि हमने वो मेमोरीज क्रिएट की हुई है, हमारे पेरेंट्स ने वो मेमोरी क्रिएट की है। अभी कितना भी इंपॉर्टेंट कॉल चल रहा है, अगर मेरी मम्मी का रिंग होगा तो मैं उठा के बोलूंगी मम्मा 2 मिनट में करती हूँ। किसी और का कॉल आएगा हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो करेक्ट। वो हमने मेमोरीज क्रिएट की हुई है, इसलिए हम उसको कर पाते हैं। लेकिन क्या ये सेम मेमोरी हम अपने बच्चे को दे पा रहे हैं, ताकि वो कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, मेरे एक फोन का वो उठा करके कॉल का जवाब दे और मेरे बुलाने पे एक बार में वो घर वापस आ जाए? तो ये चीज क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स इसको मिस कर रहे हैं।
और उनको लग रहा है कि मुझे बहुत गिल्ट है, मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो चलो मैं उसको पिकनिक पे लेके चली जाती हूँ। और पिकनिक पे भी जाते हैं और क्या करते हैं, हम वापस से वहां पे अपनी चीजों को, अपने ग्रजेस को निकाल रहे होते हैं, पेरेंट्स आपस में फाइट ही कर रहे होते हैं। तो बच्चा ये सारी चीजें सेंस कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चा नहीं समझ रहा है। इस जस्ट कि अगर वो छोटा है तो उसके पास फाइन मोटर स्किल डेवलप नहीं है, तो वो चीजें निकाल नहीं पाएगा, आपके सामने रिएक्शन नहीं दिखा पाएगा। लेकिन जब वो बड़ा होगा, टीनेज में पहुंचेगा, तो वही सारी चीजें आपको पलट के जवाब देगा। और तब हम बोलते हैं कि बच्चा मुझे सुनता नहीं है, मेरे को जवाब देता है। क्योंकि अब आप उसके पास वर्ड्स आ चुके हैं, अब वो बता सकता है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तो इसलिए चाहे आप बच्चे को 2 मिनट ही क्यों ना दें, पूरे गिल्ट फ्री होकर के दें। घर में घुसो, हम्म। रिलैक्स हो जाओ, हो सके अच्छा सा शावर ले लो, एकदम रिलैक्स होके फिर आप बच्चे के पास जाओ, पूरी फुल एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, कि मैं 2 ही मिनट दे सकती हूँ, लेकिन मैं ये 2 मिनट फुलेस्ट दूंगी अपने बच्चे को। फिर आप देखो कैसे चेंजेस आते हैं। वाओ, अमेजिंग। सो ये टाइम देना आपने बहुत अच्छा बताया। सो टाइम देना डेफिनेटली हेल्प करता है, और शावर ले लो और फ्रेश फील करो, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव बिल्कुल। वाइब्रेशंस। आई टोटली रेजोनेट विद दैट। सो लाइक मेरे पास बहुत सारे मदर्स आते हैं एज आई एम अ करियर कोच, कि आफ्टर मैटरनिटी ब्रेक दे फील लाइक कि उनके अंदर एक गिल्ट होता है वापस जॉब ज्वाइन करने का, हाँ। क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी मैं माँ बनी हूँ और ये बच्चा है, इसको छोड़ के कैसे जाऊं, वो एक अटैचमेंट, वो वाला एंगल देखते हैं। तो करेक्ट। हाउ डू यू सजेस्ट कि उस मदर को कैसे उस गिल्ट को या उसको ओवरकम करना चाहिए? सबसे पहले तो मदर को ये गिल्ट रखना नहीं चाहिए कि मैं अगर जॉब करूंगी तो मेरा बच्चा नेग्लेक्ट हो जाएगा, मैं उसकी ध्यान कैसे रख पाऊंगी। क्योंकि जब तक आप ये सोचेंगे, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, अपने लिए कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अब आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप गिल्ट में ही रहेंगे, अपने बच्चे के साथ आप हैं, 24 आवर हैं, फिर भी आपका हम्म। गिल्ट तो बना ही हुआ है कि मैं इसकी वजह से काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं इसकी वजह से बाहर नहीं जा पा रही हूँ, मेरी इसकी वजह से मेरा करियर चौपट हो रहा है। तो फिर जब आप उस गिल्ट के साथ, उस निगेटिव एनर्जी के साथ अपने बच्चे को टाइम दे रहे हैं, तो वो भी आप गलत ही कर रहे हैं, उसके साथ भी और अपने साथ भी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके साथ ऐसा डिजायर है, आपके अंदर कुछ ऐसा डिजायर है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको खुद में इतना ज्यादा गिल्ट फील होने लगेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी लाइफ तो वेस्ट हो गई, मैंने इतनी पढ़ाई क्यों की, मैंने सब बेकार कर दिया। तो ये सोचते 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 आप उस निगेटिव एनर्जी को इतना पावरफुल कर दोगे कि धीरे 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 आपकी लाइफ डैमेज होने लगेगी। फिर आपका रिलेशन आपके बच्चे के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, इन लॉज के साथ, हर किसी के साथ खराब होगा। क्योंकि हम अपनी एनर्जी को पूरी तरह से निगेटिव कर चुके हैं। अब निगेटिव कर चुके हैं तो क्या करेंगे हम, हमें चारों तरफ निगेटिविटी दिखेगी, हमें हर किसी में कमी दिखेगी, हस्बैंड में कमी दिखेगी, इन लॉज में कमी दिखेगी, इनकी वजह से मेरा काम नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से मैं अपना जॉब नहीं कर पा रही हूँ। आपको अपने बच्चे को भी हमेशा, वो हम ब्लेम गेम में आ जाते हैं, बच्चे हम्म। को भी हमेशा ब्लेम ही करते रहेंगे कि तुम्हारी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाई, तुम्हारी वजह से मैंने जॉब छोड़ दिया, तुम्हारी वजह से मैं नहीं कर पाई। तो इससे बेटर है कि आप जॉब करो, एटलीस्ट आप अपने डिजायर को फुलफिल कर पा रहे हो। वहां पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि अभी अगर छोटा है तो उसे कितनी जरूरत है, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो तो भी ठीक है, आप पार्ट टाइम कर सकते हो अगर वैसा कुछ मिल जाए आपको ऑप्शन। तो आप दोनों चीजें डिवाइड करके, लेकिन कभी भी कोई भी काम गिल्ट के साथ नहीं करना चाहिए। चाहे आप बच्चे को संभाल रहे हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो, दोनों काम आप बैलेंस कर सकते हो। तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी अपनी सेट करो, अपना टाइम मैनेज करना सीखो। और वो सारी चीजें, बच्चा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आता है, वो सॉल्यूशन ही लेके आएगा। बच्चा भी तो स्कूल जाता है, बच्चा भी 6 7 8 घंटे बाहर रहता है, उस टाइम पे आप बाहर हो जाओ, बाहर चले जाओ, वो कोई ऐसा जॉब आप कर लो ताकि बच्चे के टाइम के साथ आप मैनेज कर लो। बहुत लोगों ने अपना जॉब भी चेंज किया है, बहुत लोग, ज्यादातर टीचिंग फील्ड में मदर्स आ जाती हैं क्योंकि उनको लगता है वो टाइम मैनेज हो जाएगा, बच्चा जब घर आएगा मैं भी आसपास के टाइम में घर आ जाऊंगी। या आप अगर कॉर्पोरेट में हो तो आप स्कूल में भी एडमिन जॉब में जा सकते हो, एटलीस्ट आपको ये लगेगा कि मैं पढ़ा नहीं सकती तो एडमिन जॉब कर लो, लेकिन टाइम के साथ मैनेज हो जाएगा। तो हमें ना ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हमें बस ढूंढना है, ढूंढ के निकालेंगे तो मैनेज हो सकता है। लेकिन अब हम घर में ही बैठे रहें और उस गिल्ट के साथ रहें तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, आप खुद को भी नुकसान कर रहे हो, बच्चे को भी नुकसान कर रहे हो। एब्सोल्युटली, लाइक एक वुमेन की डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज होती हैं। लाइक वो एक हम्म। माँ, एक वाइफ, एक खुद का एक एज अ इंडिविजुअल कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। प्रोफेशनल बिल्कुल। प्रोफेशनल और या फिर
खुद की एक पर्पसफुल लाइफ होती है कि ओके बच्चा तो है बट मेरा कुछ पर्पस है, मुझे कुछ करना है। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल बहुत जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी बहुत जरूरी बहुत है, इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज आपके पांचों एरियाज खुश नहीं रहेंगे, ना इनफैक्ट आपके हेल्थ अच्छी बच्चे के लिए भी रहेगी। आपको चाहिए होगा, आपका बच्चा जब आपसे डिमांड करे तो आप उसको फुलफिल भी कर पाओ, उसके लिए डिपेंडेंसी नहीं चाहिए आपको। तो इसलिए भी हम्म। जॉब तो ठीक है, जॉब बहुत जरूरी है, लेकिन आपको टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा कि मैं कैसे दोनों तरफ टाइम दे सकूं। यस, सो लाइक आपने टाइम मैनेजमेंट एक टूल यहाँ पर बताया कि हमें टाइम को मैनेज करना है। सो आप आपके पास कोई ऐसी चीज है जो एक मदर जो ये सुन रही हो कि वो टाइम को कैसे मैनेज कर सकती है? टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो हमारे पास हेल्प है। आज का टाइम पुराना टाइम नहीं है कि हमारे पास हेल्प नहीं है, मदर्स को ही सारा काम करना है। तो अब हमारे पास हेल्प है, आप हेल्प का यूज कर सकते हो, उससे टाइम मैनेज करा सकते हो आप। क्योंकि जब आप जॉब पे जा रहे हो तो आप अर्निंग कर ही रहे हो, तो आप थोड़ा सा खर्च भी कर सकते हो। अब आप वो भी हम्म। नहीं चाहोगे करना कि मैं खर्चे भी नहीं करूं, मैं खुद भी नहीं करूं, मैं सारी टाइम लगी रहती हूँ, मेरा तो पूरा दिन निकल जाता है, तो ये सोच के चलेंगे तो नहीं होगा। प्लस जब आप हेल्प की यूज कर रहे हो तो हेल्प पे पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, हेल्प भी ले लेते हैं, पैसे भी देते हैं उसे, और पूरे टाइम टेंशन में रहते हैं, ये ऐसा नहीं हो रहा है, वो वैसा नहीं हो रहा है, वो वैसा नहीं हो रहा है। तो आप पैसे भी दे रहे हो, अपनी पूरी एनर्जी भी दे रहे हो, तो वहां पे भी आपका टाइम भी जा रहा है, पूरे टाइम उस पर चिल्लाना, उस पर चीखना, उसका काम गड़बड़। तो वो सारी चीजें, ये सब कुछ तभी हो सकता है जब सबसे पहले आप अपने ऊपर काम करो, जैसे सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ डिपेंडेंसी पे काम करते हैं, सेल्फ लव पे काम करते हैं, उस तरीके से काम करना होगा। हेल्प की यूज कर सकते हैं हम, प्लस हम ये कर सकते हैं जब मदर्स के साथ, एक चीज और है कि हम ना फोकस के साथ, बहुत ज्यादा फोकस के साथ काम करते हैं जनरली मदर्स के साथ, मतलब स्पेशली वेमेन्स के साथ ये है। तो अगर वो ऑफिस में घुस गई तो उनका पूरा फोकस हो जाता है, अब यहाँ यही, और इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो हम बहुत ज्यादा ही उसमें इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। तो ये चीज हम्म। हमें कम रखनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, पैसे थोड़े कम ही आए, सैलरी बहुत जल्दी जल्दी मुझे इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, मेरा घर संभला हुआ है, बच्चे संभले हुए हैं, साथ साथ मुझे इनकम भी आ रही है। तो इतना भी ज्यादा हमें, अब आज से हमने जॉब स्टार्ट की तो हमें ये टारगेट लेके नहीं चलना है कि अगले 3 महीने में ही मुझे प्रमोशन चाहिए। तो ये जब हम ऐसा कुछ कर लेते हैं टारगेट सेट, तो पूरा पूरा टाइम वहां देना पड़ता है, पूरा पूरा फोकस वहां देना पड़ता है। तो धीरे 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 हम कितनी भी कोशिश करें वो सब कुछ गड़बड़ होता है। तो टाइम मैनेजमेंट तो दैट्स पहले से वेरी आपको वहीं से पावरफुल। स्टार्ट यस, करनी है। यस, ये यस। टारगेट तो आप जो सेट कर रहे हो वो आपको सोच के सेट करना है। correct, correct. Like you mentioned, you started with asking for help, and I know a lot of women who want to do everything by themselves. So हम्म, आपने एक तरह से ये बताया कि डेलीगेट करो जहां पर भी बिल्कुल। हो सकता है, जहाँ जो एंड जो चीजें जरूरी नहीं है कि आप खुद ही करोगे तभी खुद ही होगा। करोगे सब कुछ। करेक्ट। एंड फॉर दैट मैटर, वो डेलीगेट इज वन थिंग, बट देन सेकंड में भी कि जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक यू सेड कि अभी मेरे लिए प्रमोशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आई कैन डेफर दैट, मैं उसको रोक यस। सकती हूँ, आई कैन टेक अ पॉज। एब्सोल्युटली ग्रेट सजेशन ऑन द टाइम मैनेजमेंट। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आज के टाइम में मॉडर्न पेरेंटिंग में आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स या फिर मदर्स ऐसा अननोइंगली ऐसी क्या मिस्टेक्स करती हैं जिसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म बहुत खराब होता है, अपार्ट फ्रॉम वन यू सेड एंगर शो करना, गिल्ट, व्हाट एल्स? पेरेंट सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि पेरेंट अपने टाइम को बार्गेन करना चाह रहे हैं बच्चों के साथ। हर टाइम पेरेंट बार्गेन करते हैं, जब भी बच्चा चाहता है आपसे टाइम लेना, तो आप उसे 10 मिनट, बस 10 मिनट, बस 5 मिनट, बस 2 मिनट ऐसे बोल के उससे बार्गेन कर लेते हैं। और जब वो नहीं हो पाता तो आप टाइम को कंपनसेट करना चाहते हैं कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें टॉयज दिला देता हूँ, मैं तुम्हें पिकनिक पे लेके चलता हूँ, मैं तुम्हें गेम जोन में लेके चलता हूँ। और ऐसी ऐसी चीजें करके हम कंपनसेट करना चाहते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये कर देते हैं। तो जब हम ऐसी कम चीजें कंपनसेट करते हैं, तो बच्चे का कनेक्शन अब पेरेंट्स के साथ नहीं, बल्कि पेरेंट्स के थ्रू जो टॉयज आ रहे हैं, जो गेम जोन जा रहे हैं, जो पिकनिक जा रहे हैं, जो लंच पे जा रहे हैं, जो डिनर पे जा रहे हैं, उनके साथ हो जाता है। तो पापा का मतलब कि लंच, डिनर, बाहर, गेम जोन,
मम्मा का मतलब अच्छे अच्छे टॉयज आएंगे मेरे पास, अच्छी अच्छी चीजें आएंगी मेरे पास, स्टेशनरी आएगा भर भर के, क्योंकि मम्मा अब टाइम नहीं दे रही है तो वो हर दिन एक ना एक कुछ ना कुछ लेके आ जाती है। तो आपका कनेक्शन आपके बच्चे के साथ टूटता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और उस सामान के साथ कनेक्शन जुड़ता जा रहा है। तो जब बच्चा बड़ा होता है तो इसलिए, अभी आप क्या होता है, पापा जब छोटा बच्चा होता है तो जैसे ही पापा ऑफिस से आते हैं तो बच्चा दौड़ के जाता है, पापा आ गए ऐसे करके। और पापा उस समय इतने थके होते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड, और कई बार पापा फोन के साथ ही अंदर घुसते हैं तो फोन में ही लगे होते हैं, और वो बच्चे को इग्नोर करके साइड में कहीं चले जाते हैं बैठ के, या अपना मेल खोल के तुरंत बैठ जाते हैं, या इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि वो चीजों को टालने की कोशिश करते हैं। तो जब यही बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है, 10 ईयर्स 11 ईयर्स में आता है, तो अब जैसे ही पापा अंदर आते हैं तो वो डोर ओपन करके वो खुद ही साइड होके चला जाता है, क्योंकि उसको ये उसने देख लिया है, उसने ये समझ लिया है कि अंदर आने के बाद हमारा ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा हग करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे दूसरे से साथ। ये नहीं होता है, हमारे साथ यही होता है कि घर में आना है और एक दूसरे को इग्नोर करना है। तो वहां से जब रियलाइज होता है पेरेंट को कि ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है, तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आप पीछे की सारी चीजें भूल जाते हैं कि आपने एक्चुअली उसे वो सिखाया हुआ है। घर में आने के बाद भी फोन पे रहना है, घर में आने के बाद भी मेल चेक करना है। आप भले इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता है, बच्चे को ये है कि पापा आए तो जरूर हैं लेकिन वो फोन के साथ ही आए हैं, तो वो भी धीरे धीरे आपको इग्नोर करना सीख जाता है। और सेम यही कंडीशन मम्मा के साथ भी होने लग जाती है, लेकिन मम्मा है कि जल्दी इरिटेट होती है, जो बोलने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो मम्मा एक नैगिंग मदर बन जाती है कि मम्मा तो ऐसे ही बोलती रहती है, इसको इग्नोर करो। तो हमें ये चीज करना है कि अपने टाइम को कंपनसेट नहीं करना है, बल्कि आपको टाइम देना है और देना ही है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप वो कौन सा टाइम दे सकते हो। आप लंच के बाद दे सकते हो, आप डिनर से पहले दे सकते हो, आप डिनर के बाद दे सकते हो, आप इवनिंग में दे सकते हो। कोई एक ऐसा टाइम होगा जो आपको अपने बच्चे को देना ही देना है। आप 2 घंटे दो, आप 1 घंटे दो, आप आधे घंटे ही दो, डजेंट मैटर, लेकिन वो हाफ एन आवर सिर्फ और सिर्फ उसके लिए होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए होने का मतलब ये ऐसा नहीं कि आप बच्चे के साथ बैठे हो आधे घंटे के लिए और अब आप उसको ज्ञान दिए जा रहे हो। तो बच्चा हम्म। आपका ज्ञान सुनने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा है, उसको आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब वो अपनी सारी कहानियां आपको सुनाए, आप चुपचाप सुनो। रिएक्शन हम्म। नहीं देना है बल्कि रिस्पॉन्ड करना है। उसके बाद आप ये कर सकते हो, आप बच्चे के साथ टाइम देना चाहते हो तो उसकी फेवरेट मूवी देखो, ना कि आप उसको फोर्स करो। अब हम बैठते हैं देखने के लिए, अगर हमारा टीनेजर बच्चा है तो हम उसे फोर्स करते हैं कि कुछ इंस्पायरिंग मूवी देख लो, कुछ ये देख लो, इससे सीखने को मिलेगा। वो नहीं करना है, बल्कि उसे जिस मूवी में मजा आता है आप उसको वही मूवी देखने दो, इनफैक्ट आप भी इंजॉय करना सीख लो उसके साथ। तो वो आप कनेक्शन बना पाओगे। अगर उसको कुकिंग पसंद है, आप उसके साथ कुकिंग में जाओ, उसके साथ किचन में जाओ, उसके साथ खाना बनाओ। वाह। तो हमें वो आधा घंटा पूरी तरह से उसके हिसाब से चलना है। वो जो चाहे वो बोले, जो चाहे वो करे, हमें सिर्फ उसके साथ साथ रहना है। तो अगर हम ये हाफ एन आवर निकालना भी शुरू कर दें, भले हम 5 घंटा ना दे रहे हैं, 2 घंटे नहीं दे रहे हैं, तो भी चलेगा, बच्चा आपके साथ मिक्स रहेगा, मैच करके चलेगा। और कभी भी वो उस चीज की डिमांड नहीं करेगा कि आप नहीं थे, तभी बच्चे बोलते हैं आप नहीं थे, अब मुझे यहाँ लेके चलो, आपने वो टाइम नहीं दिया था, अब मुझे वहां लेके चलो। तो वो डिमांड ही नहीं करेगा, इनफैक्ट वो हर दिन उसकी पूरी होती रहेगी। तो ये सारी चीजें हमें बस सीखने की जरूरत है। हमें सबको पता, हमें सबको है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि मेरा बच्चा तो यही है, कहाँ जा रहा है। लेकिन हम्म। एक दिन ऐसा आता है जब वो एक्चुअली में चला जाता है, हमें लगता है कि अभी तो कल कर लेंगे कोई नहीं, आज कर लेंगे कोई नहीं, परसों कर लेंगे कोई नहीं। तो ये सोच सोच के हम धीरे धीरे हर एक दिन टाल रहे हैं, और एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है हमारा बच्चा। तो वो दिन ना एब्सोल्युटली। आए, इसलिए हमें आज से स्टार्ट करना चाहिए। वाओ, ज्योत्सना, आज इतने सारे गोल्डन नगेट्स मिले और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। पेरेंटिंग के लिए ऐसा लगा जैसे आप मेरे से ही बात कर रही हो। और थैंक यू सो और मच। मुझे लगता है कि पूरी ऑडियंस को भी यही समझ में आएगा कि हाउ depth you have in your niche and how valuable tips you have given। ये छोटे छोटे चीजें, द मोमेंट यू टॉक्ड अबाउट सेल्फ लव, पेरेंट्स का खुद से प्यार करना, खुद की रूटीन सेट करना, खुद का टाइम मैनेज करना, और और भी बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सीखा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। इनफैक्ट मुझे भी ऐसा लग रहा है, कई बार हम जब पेरेंट्स से बात करते हैं तो उनके टीनेजर पेरेंट्स होते हैं, और टीनेजर पेरेंट्स को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा
कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है। जनरली पेरेंट्स अभी भी उस बर्डन को लेके चल रहे हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरा बच्चा बनेगा, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, ये बन जाएगा, मैं सिंगर नहीं बन पाया तो ये बन जाएगी। तो ऐसी चीजें लेके नहीं चलनी है, बल्कि उसके लिए एक परफेक्ट करियर क्या होना चाहिए वो डिसाइड करना। तो मुझे लगता है कि कई बार ऐसे आप जैसे लोग जो करियर गाइडेंस में हैं और लोगों को करियर की तरफ गाइड कर रहे हैं, तो हमें ना साथ मिलके काम करना बहुत सही रहेगा कि एटलीस्ट हमारे ग्रुप में जो भी टीनेजर पेरेंट है उनको वो एडवाइस मिल सके। तो डेफिनेटली आई वुड ऑल्सो एब्सोल्युटली। लव टू टॉक टू यू इन फ्यूचर। या सो हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे ज्योत्सना के फ्री लीड मैग्नेट्स, जहां से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और ज्योत्सना को कैसे रीच आउट करना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक्स।